हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आरके सिंह एकेडमी और आज के नए वीडियो में हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीबीएसई क्लास 10th के एनसीईआरटी की बुक सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री पोर्शन को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस। ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए और जितने सारे हमारे व्यूअर्स हैं, जितने सारे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, वो सभी लोगों के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी नॉलेजफुल है। क्योंकि चैप्टर का नेम है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी हमारे देश की जो राष्ट्रीयता की भावना कैसे कैसे जगी। तो हम इसको डायरेक्टली ये बता सकते हैं आपको कि ये जो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राष्ट्रीयता के लिए, यानी हमें जो आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला, उस फ्रीडम में कितने सारे लोग मिल करके कैसे कैसे राष्ट्रीयता की भावना जगाए। यानी कहीं ना कहीं हमें हमारे सोसाइटी में है, हमारे देश के लोगों में ये भावना की कमी थी, राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी। इस भावना से इसमें ऐसा लगता है हमें कि इसमें देरी हुई। तो हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को समझेंगे एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली, और जहां जहां हमें लगेगा काफी अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हुए इसको समझते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। As you seen, so this is the chapter name is nationalism in India। अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीयता की जो भावना है हमारे देश में, ये बरकरार रहे, बनी रहे, इसके लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो लोग थे, बहुत सारे दार्शनिक थे, एजुकेशनिस्ट थे, ये सभी लोग मिल करके हमारे देश की राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे आज नेशनलिज्म इन इंडिया में। एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा है, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, यानी किसी भी राष्ट्र का निर्माण, यूरोप की नेशनलिज्म की बात यहाँ हो रही है। एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप, आधुनिक जो राष्ट्रीयता यूरोप में फैली, केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, और इसका ही नतीजा है कि वहां पर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हुआ। सो इट ऑल्सो मींट अ चेंज, इट ऑल्सो मींट अ चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर, वो कौन लोग थे, कैसे थे, एंड व्हाट डिफाइंड दैट देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्र की परिभाषा तब तक अधूरी हो रहती है जब तक उस देश के नागरिक की संप्रभुता सही रहे, अक्षुण्ण रहे। अक्षुण्ण का मतलब कोई टच ना करे, और संप्रभुता से रिलेटेड है उस देश की बाउंड्री, उस देश का डिसीजन, उस राष्ट्र का डिसीजन में कोई दूसरे राष्ट्र का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो। अगर हमारा देश किसी भी दूसरे देश के बीच में कुछ डिस्प्यूट है, सपोज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, इस तो हमें अगर चाइना से डिस्प्यूट है, किसी भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, विवाद है, जमीनी विवाद हो, सीमा विवाद है, और उसमें किसी और कंट्री का हमारे देश के संप्रभुता के लिए वो इंटरफेरेंस है, तो नेशनलिज्म की परिभाषा वहां पर धूमिल हो जाती है। यानी राष्ट्रीयता, देश के हर नागरिक को अपने देश की सेंस ऑफ बिलोंगिंग जानने का अधिकार है। हमें किस तरह का राष्ट्र मिला है, हम राष्ट्र को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी जो हमें बाउंड्री मिली है वो। तो न्यू सिंबल्स एंड आइकॉन्स, न्यू सिंबल्स एंड आइकॉन्स। अब न्यू सिंबल से रिलेटेड है देश की राष्ट्रीयता का प्रतीक। when we will talk about the India, अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश का प्रतीक है नेशनलिज्म, राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा। कैसे प्रतीक है? यही नेशनलिज्म जो तिरंगा झंडा है, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स जो है किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो उसके साथ वो झंडा उनका रहता है, वो प्रतिनिधित्व करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंट्री। तो वन हुज
द सिटीजन्स ऑफ द अनदर कंट्रीज नोज, वो लोग जानते हैं भाई अच्छा ये तिरंगा, ये भारत का तिरंगा है, यानी ये भारत के प्रधानमंत्री भी इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं. सो न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फॉर न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज. मैंने वही बोला, रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज. पूरी की पूरी जो हमारे देश की सीमाएं हैं वो पूरी अक्षुण्ण रहे, उसमें कोई भी दूसरे कंट्री का इंटरफेरेंस न हो. इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस. In most countries, the making of this new national identity was a long process. बहुत सारे ऐसे देश है, in most countries the making the new national identity, अपनी एक नई पहचान बनाते हैं, was a long process. How did this consequences emerge in India? तो इसके बारे में हम लोग वही देखेंगे कि भारत में ये स्थिति कैसे उभरी, कैसे बनी. इस स्थिति में हमारे देश की राष्ट्रीयता की भावना किस कदर आगे तक छाया रहा कि अंग्रेजों को विवश होना पड़ा देश को छोड़ने के लिए. तो यानी कहने का मतलब है कि हम आपस में एक दूसरे के से जब कनेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे को जगाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, उस सेंस में हमें उस चीज की भावना नहीं मिलेगी. तो इन इंडिया एंड एज इन मेनी अदर कॉलोनीज, भारत और भारत के और भी दूसरे जो एरिया है, इन इंडिया एज इन मेनी अदर कॉलोनीज, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, आधुनिक राष्ट्रीयता का जो डेवलपमेंट हुआ है, इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. एंटी का मतलब होता है विरोध. कॉलोनियल टाइम मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, कॉलोनियल टाइम मतलब अंग्रेजों का टाइम पीरियड, वैसा पूरा समय जिस पर अंग्रेजों का शासन रहा उस टाइम को कॉलोनियल टाइम कहते हैं. और वही कॉलोनियल टाइम, एंटी टाइम जो मोमेंट है, इस मोमेंट के आधार पर देखा जाए तो हमारे देश की जो संप्रभुता है वो कहीं ना कहीं अक्षुण्ण रही, अंग्रेज हमारे देश में हावी रहे. सो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, people began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. लोग जो थे हमारे देश के वो देख रहे थे, खोज रहे थे, सर्च कर रहे थे. शुरुआत किया उन्होंने किसकी? डिस्कवरिंग दियर यूनिटी इन द प्रोसेस. अपने देश की एकता कैसे बनी रहे कि वाई, बिकॉज इंडिया जो था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इतने सारे धर्मों के लोग हैं यहाँ पर. बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं, बोली है, खान पान, पहनावा है. इसके बाद कहीं धोती पहनते हैं लोग, कहीं लुंगी पहन रहे हैं, कहीं पर टोपी पहन रहे हैं, कहीं पर पैजामा कुर्ता पहन रहे हैं, कहीं साड़ी पहन रहे हैं. अलग अलग वेशभूषा, खान पान के साथ साथ ये चीजें हैं और उसको एक साथ यूनाइट करके रखना. क्या ऐसी चीजें अपनाई जाए कि देश एक सूत्र में बंधा रहे. दिस इज कॉल्ड द नेशनलिज्म. The people began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being the sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond of that tied many different groups together. कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, the sense of being oppressed. Sense of being oppressed का मतलब जो लोग थे उस समय हमारे देश के जो भी नागरिक थे वो अंग्रेजों के द्वारा इतने सताए गए थे. ऑपरेस का मतलब सताना. तो उनकी सोच बदल गई थी कि बार क्या हमारा, हम कितना एक लड़े. हैदराबाद में कोई लड़ रहा है तो जूनागढ़ में सोच रहा है कि हम वो लड़ ही नहीं रहे तो हम क्यों लड़े, हमें क्या मतलब है. महाराष्ट्र में कोई शिवाजी लड़ रहे हैं तो सिराजी दौला कह रहा है हमारा क्या है, हमें तो गद्दी मिली हुई है. तो ये सेंस ऑफ द बिलोंगिंग्स था वहां पर, ये बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था देश. लंबा इतिहास, 200 साल का इतिहास अगर आप देखें तो colonial time. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied, बांधना होता है, tied एक सूत्र, रक्षा सूत्र एकत्रित होकर के, tied many different groups together. मैंने बोला आपको शुरू में, आप पूरा एकदम दिमाग रखिए इमेज को कि जम्मू कश्मीर से लेकर के, जम्मू कश्मीर को तो बांध ही नहीं पाए हम लोग, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बीच में जितने स्टेट आ रहा है आपको, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया, असम है, बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका, गोवा, सबको एक
तरफ से एक सूत्र में बांधना बहुत मुश्किल था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम। What was happened? The nationalism in the one very important weapons. राष्ट्रीयता एक हथियार ऐसी चीज है। अब मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीयता के हथियार में सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट के इस स्टोरी जो है, यानी इस चैप्टर का सबसे मेन निचोड़, जितना सारा आप कंक्लूजन पढ़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि उसमें कनेक्टिविटी जो हुई वो कहां से हुई। तो कनेक्टिविटी की एक स्टोरी बनी यहाँ पर, और इस चैप्टर के मिड में या मिड के बाद का पार्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भारत माता का जो इमेज बना और भारत को जब माँ का दर्जा दिया गया और इसको प्रचारित और प्रसारित किया गया, तब नेशनलिज्म की भावना बढ़ गई, पूरे देश में एक लहर उठी। कैसे? अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी के माध्यम से। मान लीजिए कि कोई 4 भाई है, ठीक है, और चारों भाई की शादी हो गई है, वो अलग अलग रहते हैं, अपना उनका परिवार है, सब है, और उन चारों भाई के एक माता पिता भी जीवित है अभी। तो किसी एक लड़के के पास वो माता पिता रह रहे हैं, सभी के पास नहीं रह रहे हैं, अलग अलग लोग रह रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कुछ ऐसे उपद्रवी लोग या पड़ोसी के आसपास के दूर के लोग उनके फादर को, उनके मदर को काफी डिस्टर्बेंस कर रहे थे, और जो वो ब्रदर थे जिसके साथ उनका माता पिता रह रहे थे, वो काफी कमजोर थे उस हिसाब से देखा जाए तो, फिजिकली, इकोनॉमिकली सब। लेकिन जब बात आई माँ की और पिता की, तो सभी एकत्रित हो गए, एकजुट हो गए और एक साथ होकर के लड़े। और फिर वो जो उनको विपक्ष में जो उनको डिस्टर्ब कर रहा था, वो देखा, क्योंकि वो देख क्या रहे थे कि ये चारों भाई तो अलग अलग है, तो ये भाई जो कमजोर है, गाली देना, बहुत सारी बातें थी। जब माँ के बात आई, पिता का बात आया, माँ की बात आई, तो लोग यूनाइट हो गए। तो यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी स्टोरी रही इस नेशनलिज्म के पीछे। अभी शुरुआत इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया गया, आपको यूरोप का एग्जांपल दिया गया कि कैसे यूरोप में सेंस ऑफ बिलोंगिंग चेंज हुआ, सोच कैसे बदली लोगों की, तो एक राष्ट्रीयता की भावना है। यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना को दिखाया गया कि हमारे समाज में माँ का दर्जा सबसे ऊपर है, और कंट्री यानी देश को जब भारत को माता घोषित कर दिया जाएगा, तो कोई भी माँ का बेटा चाहेगा कि हमारी माँ के ऊपर आंख कोई नहीं दिखाएगा। तो ये कहानी, ये इस चैप्टर का मिड में मिलेगा आपको, भारत माता का इमेज, और 4 कॉर्नर पर अलग अलग भारत माता झंडा लिए हुए और शेर के साथ बैठी हुई। ये धीरे धीरे ये चेंजिंग मिलेगा आपको, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो यहाँ से एक राष्ट्रीयता की भावना जगी कि कहीं ना कहीं भारत को माँ का दर्जा दे दिया जाए। इसमें भी बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन का मतलब विवाद है, आज भी विवाद है। वो बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी में लोग कहते हैं कि नहीं, हम माँ नहीं मानेंगे, और जब माँ मानेंगे नहीं तो उस सेंस में यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो प्रॉब्लम्स आएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यही कहा जा रहा था कि एंटी कॉलोनियल टाइम में जो फ्रीडम फाइटर लोग थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा किया जाए कि उस सेंस में वहां पर उनको ये परिस्थिति जो आए और सारा देश एकजुट हो जाए। तो मैंने जो कहानी बताया आपको, ये रियलिटी है। इसी को कहानी को लेकर के यहाँ पर चेंजेस आए, लोगों में बदलाव आया। तो यही देखिए आप, टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली, देयर एक्सपीरियंस वर वेरिड एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। यानी आज़ादी के लिए जो सोच था लोगों का, वो बदला हुआ था। सबकी अलग अलग सोच थी, अलग अलग एरिया में बड़ा देश था। अब तो और भी बड़ा हो गया है। तो अलग अलग, आज भी देख लीजिए, हमारे बंगाल का सोच अलग है, महाराष्ट्र की सोच अलग है, केरला की सोच अलग है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में ही है तो कुछ सोच अलग है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है देश का, जब जैसे घर में परिवार बढ़ता है तो परिवार का जो सेपरेशन होता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट में बाधक ऐसा हो जाता है। लोगों को लगता है कि 4 लड़के में 2 लड़के जॉब कर रहे हैं, 2 बैठ के खा रहे हैं, तो उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ भी हमारे देश में भी ये भावना हुई, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से टूट करके बांग्लादेश बना। तो ये एक नेचर का नियम है। सो द कांग्रेस
कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी, कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं आपको बता दूं, द कांग्रेस अंडर द महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी भी इस कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहे हैं। तो वही पार्टी जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो हमारे देश को पॉलिटिकल पार्टी, एक अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार के रूप में पॉलिटिकली खड़ी हुई पहली पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड, कोशिश किया, ट्राई टू फॉर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर within one moment, but the unity did not emerge without conflict। महात्मा गांधी ने कोशिश किया कि कैसे हमारे देश के बाकी सभी लोग एक साथ एक ग्रुप में बध जाए बिना कोई विवाद के। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, बट ऐसा हो नहीं पाया। विवाद कुछ न कुछ मौके पर विवाद होते ही रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर भी मैं यही बताने की कोशिश किया आपको, और मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडर मेंबर पर्सन थे, उनका नाम क्या था? A.O. ह्यूम। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 में ये गठन हुआ, उस समय से। सो इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक, पहले के किताब में आप अर्लियर टेक्स्ट बुक्स यू हैव रीड अबाउट ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का टाइम पीरियड कब से कब तक का टाइम पीरियड कहा जाएगा, बताइए? 20वीं शताब्दी का टाइम पीरियड 1901 से लेकर 2000 तक। हाँ, 1901 से लेकर 2000 तक का टाइम पीरियड को 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी कहा जाएगा। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920s एंड स्टडी द नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन मतलब होता है असहयोग। क्या होता है? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन। एंड सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट। So we will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people। कैसे राष्ट्रीयता एक दूसरे से आगे बढ़ी, कैप्चर किया लोगों में, देश में बहुत तेजी से। इसको समझने की जरूरत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, सो वी शुड अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फास्टली। दीज आर द पीपल्स। देख सकते हैं आप इमेज में कैसे लोग, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और धीरे धीरे लोग एक सूत्र में बंधना शुरू हो गए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया आपका खिलाफत आंदोलन एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड आपको पता ही है, 1914 से 1918 हो गया आपका। देन खिलाफत आंदोलन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तीन चीजें थी आपको। असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। एंड इन द ईयर्स आफ्टर 1919, तो ये जो समय है 1919 के बाद का टाइम पीरियड जो है, इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। तो 1919 के बाद, और 1919 का जो टाइम था हमारे देश के लिए, it was so crucial time for our country at the time of the colonial time. Why? It's a very important incident happened। बहुत बड़ी घटना घटी थी 1919 में। 14 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर का नाम सुने होंगे। जनरल डायर ने निहत्थों पर गोलियां 10 मिनट तक लगातार चलवाई थी, और वो गोली ऐसे जगह पर चली जहां पर लोग चारों तरफ से घिरे हुए थे। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड
एकदम जघन्य अपराध माना जाएगा। अंग्रेज को, जनरल डायर को कहीं से पता लग गया कि यहाँ लोग छुप करके मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन जो था 14 अप्रैल बैसाखी का दिन, लोगों को अलाउ नहीं था एक दूसरे से मिलना, क्योंकि नियम कानून ऐसा उसने बनाया था। आर्टिकल धारा 144 लगा रखा था अंग्रेजों ने। और अभी के कानून से उस समय तक का धारा 144 का मतलब होता है कि एक से अधिक लोग एक जगह पर एकत्रित होकर के नहीं रहेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे, कोई स्लोगन नहीं निकालेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1919 हर स्टूडेंट को याद रखने की ज़रूरत है। 1919 14 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में अंग्रेज जनरल डायर हमारे देश के निहत्थे नागरिकों पर अंधाधुंध 10 मिनट तक गोलियां चलवाई। उसी जालियांवाला बाग के कैंपस जहां पर घेराबंदी में लोग फंसे थे, उसमें एक कुआं था। बहुत सारे लोगों ने कुआं में कूद करके जान दे दिया और बहुत सारे लोगों ने तार की फेंसिंग की हुई थी उससे बाहर जाने की कोशिश किया, उसमें भी गिर करके लोग मर गए और बाकी जो बचे अंग्रेज की गोली के निशाने हो गए। तो कहीं ना कहीं ये इतिहास बार बार दोहरा रहा है और बता रहा है आपको कि हमेशा हर चीज को हमें याद रखने की, एज ए इंडियन वी शुड रिमेंबर, वी शुड नहीं, वी मस्ट रिमेंबर इन आवर पास्ट व्हाट हैपन इन फॉर आवर कंट्री। हमारे देश में क्या घटना घटी, तभी हमारे देश की राष्ट्रीयता जगी रहेगी, आज भी नेशनलिज्म रहेगी। नहीं तो हम अगर भूल जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया, वीर सावरकर ने क्या किया, झांसी की रानी ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने क्या किया, बाबू वीर कुंवर सिंह ने क्या किया, ये सारी चीजों को आपको याद नहीं रहेंगे, आप अपने आपके बाद आने वाले पीढ़ी को नहीं बताएंगे, तो इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना खत्म हो जाएगी। यानी आप सोच सकते हैं कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे देश में हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? नेशनलिज्म। हर बार हम लोग 15 अगस्त के दिन देश आजाद हुआ तो हमारी नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को बताते हैं कि देखो ये राष्ट्रीयता की भावना कम न हो, ये ज्योति जो लौ जग रही है, जल रही है, ये बुझनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बुझनी चाहिए? क्योंकि आने वाली नई पीढ़ियों को भी ये पता चले कि 15 अगस्त 1947 का जो दिन है हमारे देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। क्योंकि उस दिन हम आजाद हुए थे, हम लोग गुलामी की जंजीरों से अंग्रेजों के साथ बंधे हुए थे। तो ये इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, उसके पीछे की स्टोरी है, उसको भी जानकारी होना चाहिए। और ये तभी रहेगा तब आपकी राष्ट्रीयता की भावना रहेगी। मान लिया जाए कि ये सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, कहा जाए कि 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन कोई झंडा नहीं फहराया जाएगा, क्या मतलब? हमें तो आज़ादी मिल ही गई, हमें आज़ादी तो मिल ही गई, अब हम लोग देश चलाएंगे, शासन करेंगे, खेती करेंगे, बाकी सारे डेवलपमेंट काम करेंगे। ये क्या जरूरी है कि हमें झंडा फहराना है, उसको दिन कुछ बताना है? नहीं। तो ये अगर ऐसा हो तो कुछ साल बाद ऐसा पता चलेगा कि सारे इतिहास के पन्ने में चीजें रह गई, दफन हो गई। और ये जब हर साल ऐसा होगा तो आपके छोटा भाई वो जब बड़ा हो जाएंगे, छोटी बहन हो वो बड़ी होगी तो पूछेगी भैया ऐसा ऐसा क्यों हुआ था, हम लोग झंडा क्यों फहराते हैं? जब उसको ज्ञान होगा तो बताया जाएगा कि इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर से। तो ये फिर उसको और क्यूरियोसिटी होगी, जानने की भावना होगी, अच्छा इसमें कौन कौन लड़े थे? तो झांसी की रानी लड़ी थी। झांसी की रानी कौन थी? खूब लड़ी मर्दानी। तो ये चीज़ उसके मन में ये चीज़ आएगी कि अरे झांसी की रानी तो महिला थी, मैं भी लड़की हूँ, महिला हूँ, यानी झांसी की रानी लड़ सकती है तो हम अपने देश के लिए। तो ये नेशनलिज्म था। और इसलिए देखिए इस चैप्टर में 1919 का जिक्र इसलिए किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1919 इन द ईयर्स आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन जितने सारे हुए हैं 1919 के बाद काफी तेज पकड़ा है। और इसका कारण है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जो आंदोलन हुआ, वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। स्प्रेड मतलब फैलना, बहुत तेजी से दूसरे इलाके में फैला। एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, द डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। How do we understand these developments? What implications did they have? What implications did they have? First of all,
पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। किसी भी जगह में हमारा कंट्री हो या किसी भी देश की कंट्री हो, युद्ध एक अलग ही स्थिति क्रिएट कर देती है। द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक, नई आर्थिक संकट कह सकते हैं। गोला बारूद छूटेंगे, तोप छूटेंगे, कितने सारे हैं, बहुत सारे डीजल पेट्रोल चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गाड़ियां सामान लेकर जाएंगी। हाँ, बिना मतलब के गोला बारूद चाहिए कि नहीं चाहिए? जब युद्ध होगा तो चाहिए, तो फिर इकोनॉमिक क्राइसिस होगा आपको, एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस भी डिस्टरबेंस में आ जाएगा। कौन है जो कमांड सही तरीके से चलाएगा, कौन नहीं चला पाएगा। सो इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस expenditure which was financed by war loans and increasing taxes। तो ये यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस, यानी रक्षा में बहुत बढ़ोतरी करना पड़ेगा आपको, रक्षा का बजट बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ोतरी का मतलब रक्षा का बजट बढ़ाना पड़ेगा आपको, खर्च बढ़ाना पड़ेगा रक्षा में, क्योंकि हथियार गोला बारूद की संख्या ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है, विच वाज फिनांस्ड बाय वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटीज वर रेज्ड एंड कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। पैसा चाहिए था ज़्यादा कलेक्शन करने के लिए। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और नया सिस्टम बनाया गया इनकम का टैक्स। जो आपको इनकम हो रहा है उसका कुछ परसेंट आपको सरकार को देना होगा, वो फिक्स किया गया। इनकम टैक्स, इंक्रीजिंग लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर raised and income tax introduced. Through the war years prices increased, doubling मतलब दुगना, किसी भी सामान की जो दाम था वो दुगना हो गया। दुगने होने का कारण क्या होता है? सामान जो होता है मार्केट में अवेलेबल कम रहेगा तो वो दुगना हो जाएगा। आप सिंपल सब्जी का एग्जांपल ले लीजिए ना भाई। अगर अभी टमाटर का सीजन है तो देखिए 20 रुपीज के जी टमाटर है, 20 रुपीज का 1.5 kg तक भी दे रहा है। अवेलेबिलिटी काफ़ी है, लेकिन जब टमाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो 50 रुपीज 60 रुपीज टमाटर हो जा रहा है, वही टमाटर हो रहा है ना। तो दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स, कहता है कि डिमांड ऑफ लॉ, मांग का नियम, एंड डिमांड ऑफ सप्लाई। डिमांड हो रहा है तो सप्लाई हो रही है, तो वस्तुओं में जो फ्लैक्सिबिलिटी कम रहेगी, लेकिन डिमांड है और सप्लाई कम है तो उसका प्राइस हाई हो जाएगा, क्योंकि सामान कम है, खरीदार ज्यादा है। ध्यान समझिए, तो जब खरीदार ज्यादा है तो पैसा ज्यादा मिल सकता है ना। जैसे पेट्रोल, सामान पेट्रोल की उपलब्धता कम है और यूजर्स कितने हैं, बहुत है, तो वो भी हो जाता है, यहाँ पर तय है। सो थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, डबलिंग, युद्ध का स्थिति होता है और उसमें जो सामान की भाव हो जाती है 2 गुना हो जाती है बिटवीन 1913 एंड 1918। देखिए 1913 से 1918 का जो टाइम पीरियड बताया है, इसी टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर। और हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वो 1914 से 1918 में हुआ था, 1914 टू 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। तो एक आम आदमी के लिए बड़ा ही कठिनाई वाला स्थिति था ये 1918 का टाइम, युद्ध हुआ। अब आप कहोगे सर युद्ध में तो इंडिया भाग नहीं लिया था, तो इंडिया का इकोनॉमिक इफेक्ट कैसे हुआ, बता सकते हैं? वो डायरेक्ट भाग नहीं लिया था, इनडायरेक्ट लिया था अंग्रेज। हाँ, इनडायरेक्ट रूप से एक तो वो हो गया कि अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने हमारे देश के सैनिकों का बहुत, हमारे इंडियन लोगों को सेना में भर्ती करके काफ़ी इस्तेमाल किया, नंबर 1। दूसरा मैं बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो बनाता था अंग्रेज, वो सीधे सीधे या इनडायरेक्ट रूप से उसका इफेक्ट हुआ, वो स्लो हुआ, वो बनना कम हो गया, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा दिमाग वो लगाए हुए था युद्ध में। पूरा दिमाग वो कहाँ लगाए हुए था? युद्ध में। जब युद्ध में लगाया हुआ है तो आम जनता के लिए उसके पास दिमाग नहीं है, समय नहीं है, दिमाग नहीं है, समय नहीं है।
So this is the very important time. It was to indicate the hardship, the leading to extreme hardship for the common people. Villages were called upon to supply soldiers. सैनिक की सप्लाई होनी चाहिए। तो ये इनडायरेक्ट रूप से इंडिया हमारे देश के जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था या सेकेंड वर्ल्ड वार था, सेकेंड वर्ल्ड वार व्हेन स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945, 1939 से 1945 के टाइम पीरियड में ये युद्ध रहा। तब भी हम आज़ाद नहीं थे, आप ध्यान रखिए, तब भी हम गुलाम ही थे। 1947 को आज़ादी मिली हम लोग को, 15 अगस्त 1947 को। तो स्टिल वी आर नॉट गुड पोजीशन, अभी भी हम लोग गुड पोजीशन में नहीं थे। तो ये स्थिति थी। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज। फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। बहुत तेजी से लोगों में बलपूर्वक, फोर्सफुली कहिए ऐसा, या स्वेच्छा से कहिए, बहुत तेजी से फोर्स रिक्रूट करना आ गई। व्हेन देन इन 1918-19 and 1920-21 crops failed in many क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो 1918 से 1919 हमने पहले ही बताया, युद्ध के बाद का जो टाइम पीरियड था काफ़ी डेंजर टाइम पीरियड रहा। यानी देखिए, बहुत इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप में मैंने बताया कि लोग जब भाग लिए तो किसान हो या बिजनेसमैन हो, हर लोग प्रभावित हुए, क्षति, जान माल की क्षति हुई, नुकसान हुआ। एंड क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। जो फसल था वो ड्राई हो गया, सूख गया देश के बहुत सारे हिस्सों में। एंड रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि भोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो गई। सो दिस वाज accompanied बाई द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और उसी समय एक प्रकार की महामारी निकली, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। Although according to the census of 1920, according to the census of 1918, 1920 to 12 to 13 मिलियन पीपल, देखिए 12 से 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड द एपिडेमिक। फेमाइन का मतलब होता है बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर कुछ बीमारी का फैलना, या उससे लोग प्रभावित हो गए। दिस इज कॉल्ड द फेमाइन। द नेक्स्ट इज हैविंग द, कहाँ गया, पीपल पेरिस। पीपल होप्ड, लोगों को उम्मीद है, पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार। देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीपल होप, लोगों की उम्मीद थी, दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार, जो हमें कठिनाई, जो परेशानी है, युद्ध खत्म होगी तो वो धीरे धीरे सुगम और सरल हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर द वार वाज ओवर बट दैट डिड नॉट हैपन। सो एट दिस स्ट्रगल, At this stage a new leader appeared। और इस स्थिति में, जो भुखमरी की स्थिति हुई हमारे देश में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, तो नए नए नेता इमर्जेंस हुए। यानी कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए इन पर्सन की, कोई ना कोई पर्सन की ज़रूरत होती है, लीडर की ज़रूरत होती है। तो एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड स्ट्रगल्ड a new mode of struggle। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो आंदोलन हुआ उसमें नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता की भावना में, उसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह।
अब सत्याग्रह को थोड़ा मैं समझा दूं। सत्य मतलब होता है, जानते ही हैं, सच। और आग्रह मतलब मीटिंग करना, सभाएं बुलाना, सत्य लोगों के साथ रहना, जिसको सत्याग्रह कहते हैं। अपनी बातों को सही तरीके से सच्चे होकर के समझाना, बताना, ये सत्याग्रह है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस का ऐसा। सो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। जब महात्मा गांधी पढ़ने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटे, रिटर्न टू इंडिया इन द जर्नी। एक और चीज, पाई क्या है? पाई का नाम सुने हैं? पाई क्या है? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1915 में ही भारत में महात्मा गांधी आ गए थे। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका, वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट, जहाँ पर उन्होंने सफलतापूर्वक ये लड़ाई लड़ी, सक्सेसफुली फाउट। और ये देखिए इमेज जो है, the racist regime with a novel method. Wait. The racist regime with a novel method of mass agitation. एजिटेशन का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग धीरे धीरे गांधी को सुन करके, और भी अलग अलग नेता को। So the racist regime with a novel method of mass agitation, which the idea of सत्याग्रह emphasize the power of truth, यानी सत्य की जो ताकत होती है। The idea of सत्याग्रह emphasize the power of truth and the need of search for truth. The idea of Satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, the idea it suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressors. Physical force was not necessary to fight the oppressors. Without seeking vengeance, and being aggressive, बिना कोई बदले की भावना, बिना कोई एग्रेशन के, being aggression, a satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the consequences of the oppressors. तो ये स्थिति रही, this could be done by appealing to the consequences of the oppressors. People, including the oppressors, had to be This could be done by appealing the consequences of oppressors. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. यानी अहिंसा का सहारा लेकर के या झूठ का सहारा लेकर के बहुत ज़्यादा देर तक आप नहीं टिकिएगा. So this could be by the struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could
यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी को ये विश्वास था कि जो ये हमारा जो धर्म है अहिंसा, नॉन वायलेंस, यही हमारे देश को एकजुट करने में मदद करेगा। नॉन वायलेंस इज द मेन वेपन्स ऑफ गांधी। महात्मा गांधी का मेन हथियार जो था वो अहिंसा था। तो आज हम लोग यहाँ तक देखे हैं, टुमारो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे इसको। एंड हियर इज ऑल्सो महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह में क्या ऐसा उन्होंने लिखा है, अपनी बहुत सारी बुक्स में भी लिखा है, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी दोनों है गांधी के बारे में और साथ साथ राष्ट्रीयता के बारे में। तो वो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे का हिस्सा विल सी टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस